फ्री के 10 नंबर होते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये फ्री के 10 नंबर होते हैं, सबसे पहले पकड़ लेना, जहां पैसेज दिखे उसको ऐसे ही जकड़ लेना। ठीक है, ये आपको या तो ये अवेलेबल है आपके गूगल क्लासरूम में। मैं कैसे स्क्रॉल करके दिखाऊं आपको पेपर? ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है डियर, है ना? ठीक है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपके गूगल क्लासरूम में। पहले हम पैसेज देखते हैं, मुझे पहले पेपर डिस्कस करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आज के बाद मैं दोबारा इस पे टाइम आपके साथ नहीं स्पेंड करूंगा, क्योंकि 3 दिन हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ डिस्कशन में बैठे हैं, सबसे पहले एग्जाम में आपको पैसेज ही करना है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको पीसफुली पढ़ के कर लिया तो आपके 20 मार्क्स तो साइड रख दो। ठीक है, और ये बहुत आसान होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा मिले जिसका जवाब इसमें ना हो। ठीक है, बट फिर भी आपको इसको सबसे पहले करना है। या तो ये आपको 1 to 10 की काउंटिंग में मिलेगा, या 19 to 100 में मिलेगा। ये मेरी बात को याद रखना, दो ही सीक्वेंस होते हैं इसके एग्जाम के अंदर। या तो ये सबसे आगे लगा होता है 1 से 10, और या ये सबसे पीछे लगा होता है सब्जेक्ट के पेपर में 19 to 100। ये ध्यान रखना मेरी बात को। सब्जेक्ट में सबसे पहले इसको कर लेंगे, क्योंकि बाद में लोगों को मुझे ये कंप्लेंट मिली है, टाइम नहीं मिल पाया सर, पढ़ नहीं पाए। क्योंकि ये सबसे इजी टास्क है, कुछ भी नहीं होगा तो 4 क्वेश्चन तो हर पैसेज में ठीक होंगे। 8, 16 मार्क्स। मतलब ये जो चीज है, ये जो पैसेज है, ये आपको 16 से लेके 20 मार्क्स तक का एज दे सकता है। वही एक्चुअली में एक आपके लिए जिसे कहते हैं ना किंग मेकर है। ठीक है, ये सब बच्चों को पता ही नहीं है ये बात, कि पहले इसी को उठा के पटकना है जिसने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो इसको तो मारते हैं अभी गोली। अब पैसेज को बड़े पीसफुली पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। तो 90 to 95 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पैसेज से। पांच क्या, पांच पांच 10, 2 पैसेज होंगे आपके पास कॉम्प्रिहेंशन। और मेरा ये मानना है इसको आप पहले करें, या तो ये 90 to 100 में होगा, और या ये 1 to 10 में होगा। तो पहले देखते हैं 91 to 95 क्या कहता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर इसमें ना भी हो, उसको भी हम अपनी नॉलेज से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो environmental factor may create conditions that are either negative or positive for various life forms। बिल्कुल ठीक बात है, environmental factor ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे उसके लाइफ के लिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। फ्री ऑक्सीजन सुपर चार्ज रेस्पिरेशन। फ्री ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है फ्रीली। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, अगर फ्री ऑक्सीजन कहीं पे अवेलेबल है तो क्या करती है, दैट सुपर चार्ज रेस्पिरेशन, ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म, and made complex life possible as atmospheric oxygen because increasingly available between 2.2 billion years and 55 million years ago। तो ये तो बिल्कुल इवोल्यूशनरी पैसेज है, कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी वैसे वैसे ये कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ेगी उनके अंदर, और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी वहां पे हो सकते हैं। जैसा कि इसने बताया कि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनना चालू हो गई और मिलने लगी कब से, 2.2 बिलियन ईयर अगो से लेके 55 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, द ऑक्सीजन अप्रोचेस टुडे लेवल, आज का जो लेवल है ऑक्सीजन का, ठीक है, अराउंड 550 मिलियन ईयर्स अगो, 550 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें इतनी ऑक्सीजन मिली अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, व्हेन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बिगेन टू गेट लार्जर, और तब ऑर्गेनिज्म बड़े होते चले गए। द ऑक्सीजन लेवल रीचेस देयर हाईएस्ट इंक्रीज 1/3 ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो 21% जो आपका है वो तभी बना होगा, ऐसे तो बन नहीं गया होगा ओवरनाइट वो। फॉर ऑल द टाइम ऑन द अर्थ अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन लेवल अपने हाईएस्ट पे कब पहुंचा, 300 मिलियन ईयर्स अगो। बग्स बिकम बिगर, जो छोटे छोटे कीड़े थे वो बड़े होते चले गए, है ना? दैट इज लैंड आर्थ्रोपोड वर लेस लिमिटेड इन साइज। मैसिव मिलीपीड ग्रू टू अ लेंथ ऑफ ओवर 3 मीटर, बड़े होते चले गए मिलीपीड भी, एंड हाफ अ मीटर वाइड। मिलीपीड सेंटीपीड होते हैं ना, जिनके ज्वाइंट होते हैं, जैसे कान खजूरा कहते हो आप। दिस कुड नॉट हैपन टुडे, आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज के एटमॉस्फेयर में इतना है ही नहीं। इट इज ऑब्वियस जेनेटिकली पॉसिबल, बट इट इज नॉट एनवायरमेंटली पॉसिबल। आज का एनवायरमेंट ऐसा नहीं है। द बॉडीज ऑफ स्पाइडर वर एज लार्ज एज मैंस हेड, इतने बड़े बड़े स्पाइडर मिलते थे उस टाइम पे हमें। इतनी इंसान की खोपड़ी बड़ी होती है, इतने बड़े बड़े स्पाइडर थे उस समय पे, इतने बड़े बड़े जो स्पाइडर थे।
टुडेज ऑक्सीजन लेवल डू नॉट परमिट सच फिजियोलॉजिकल पॉसिबिलिटी, आज का ऑक्सीजन लेवल वो पॉसिबिलिटी करेगा ही नहीं। कॉकरोच वर एवरीवेयर एंड सम वर एज लार्ज एज मोर देन 10 इंच, देख लो इतने बड़े बड़े कॉकरोच थे, मोर देन 10 इंच लॉन्ग एंड 5 इंच वाइड। प्रीडेटरी ड्रैगन फ्लाइज, जो खा जाती है दूसरों को, ड्रैगन फ्लाई फ्लाइंग अप इनटू द न्यूली हाईली ऑक्सीजनेटेड एरियल एनवायरनमेंट हैड विंग स्पैन एक्सीडिंग 2 मीटर, इतने बड़े बड़े पंख होते थे। द फर्स्ट रेप्टाइल एंड द amniote egg also appeared at that time. The moisture-proof skin and egg allow these vertebrates to truly become land animals. ऐसे animals का evolution हुआ। The warm and moist tropical environment of the Carboniferous. Carboniferous time period कब है? देखो लिख के दे दिया है इसने। Carboniferous है 354 से लेके 290 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसलिए ड्यूरेशन खुद बताएगा। जो आप बोल रहे थे ना कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें पैसेज आया है। कार्बोनिफेरस इतना था विद द हाई ऑक्सीजन लेवल नियरली 40% हायर देन टुडे। आज से 40 गुना ज्यादा ऑक्सीजन थी कार्बोनिफेरस ईरा में। गिव वे टू कूलर एंड ड्रायर पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड कब था? 290 से लेके 250 मिलियन ईयर। रेप्टाइल्स एंड कंटिन्यू टू फ्लरिश पर्मियन में। अ स्लाइट ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चेंज द कंडीशन, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती चली गई। लाइफ ऑफ लार्ज एंड आर्थ्रोपोड, life goes only on if the specific condition of life can be found, even though there was no mass extinction at the Carboniferous Permian transition, तब भी कोई mass extinction नहीं। लास्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ है जुरासिक में 66 मिलियन ईयर्स अगो। द हाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिपेंडेंट लार्ज लैंड आर्थ्रोपोड ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड वर नेवर बी सीन अगेन, वो खत्म हो गए धीरे धीरे। स्मॉलर आर्थ्रोपोड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द लोअर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जब 21% पे जाके वो फिक्स हो गई 80% से, तो भैया धीरे धीरे वो क्या छोटा उनका साइज होता चला गया। तो ये पैसेज पहले तो आपको समझ में आना चाहिए जब आपने पढ़ा। आई होप मैं समझाने में सफल हूँ, आप दोबारा पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब मुझे इनके आंसर देने हैं। जब मैंने पैसेज पढ़ गया खट से मुझे अपनी नजरें घुमानी है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल रीच देयर हाईएस्ट, ठीक है, लेवल ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल टाइम ऑन अर्थ डैश ईयर्स अगो। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं तो सीधा वही पहुंचूंगा क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ा है और ध्यान से पढ़ा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीजन लेवल रीचेस टू द हाईएस्ट ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक गैसेस और ऑल टाइम ऑन अर्थ अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो मेरे सामने आंसर पैसेज में से निकल के आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले ये पैसेज ही करने हैं। तो इसका आंसर सीधा हो गया 300 मिलियन ईयर्स अगो। क्या सबको समझ में आया आंसर क्यों 300 मिलियन ईयर्स अगो होगा? यहाँ पे 300 नहीं है पर 330 है, लेकिन मैं इसको चूज करूंगा क्योंकि मेरे पास यही सबसे सुटेबल आंसर है। क्लियर है? तो द करेक्ट आंसर इज 330 मिलियन ईयर्स अगो। किसी को कोई डाउट है? सभी के सब बता दो। ये टेक्निक तुम्हें बता रहा हूँ पैसेज को पकड़ना कैसे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में। वो उसने यूनिट ऊपर जो है गड़बड़ कर दी, ठीक है, यूनिट गड़बड़ कर दी है, ठीक है, यूनिट गड़बड़ कर दी है उसने। उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था मिलियन ईयर्स, ठीक है। वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो आपकी गलती दिखा देगा, ठीक है। आपको डिजिट पे जाना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कार्बोनिफेरस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो यहाँ पे कार्बोनिफेरस का एक जगह जिक्र आया था और जहां पे ये भी बताया गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है नीचे, ठीक है। ये देखो ये रहा, आपको तुरंत पकड़ना है एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। द वार्म एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन भी है ना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ मेंशन है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, सीधा मेंशन कर दिया उसने, आसानी से पकड़ सकते थे। द वार्म एंड द मॉइस्ट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड विद द हाई ऑक्सीजन लेवल नियरली इतना gave way to cooler and drier Permian period, reptile continue to flourish, ठीक है। तो बस जो मुझे लाइन मिल गई, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव मिड लैटिट्यूड्स
फॉरेस्ट एंड लार्ज बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो लाइफ जो है चेंज हुई, उससे पहले क्या था कि हमें बहुत सारे जो है लार्ज आर्थ्रोपोड दिखते थे जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, लार्ज आर्थ्रोपोड दिखते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इतना था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, दैट इज लैंड आर्थ्रोपोड्स वर लेस लिमिटेड इन साइज, मैसिव मिलीपोड ग्रू, और बाद में क्या हुआ, अ स्लाइट ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चेंज द कंडीशन ऑफ द लाइफ फॉर द लार्ज लैंड आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो लार्ज लैंड आर्थ्रोपोड का साइज जो है छोटा होता चला गया बाद में, तो यहाँ पे उसको आपको देखना है कि जब उतनी ऑक्सीजन थी तो साइज जो है बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कार्बोनिफेरस पीरियड वाज कैरेक्टराइज बाय, क्या क्या कैरेक्टर थे उसमें भैया, सीधा मैं तो ये आऊंगा बड़े आर्थ्रोपोड। तो लार्ज बॉडी आर्थ्रोपोड एक ही में, लार्ज बॉडीज आर्थ्रोपोड इज द हिंट। तो एक्सटेंसिव मिड लैटिट्यूड फॉरेस्ट एंड लार्ज बॉडी आर्थ्रोपोड वाज द करेक्ट आंसर फॉर कार्बोनिफेरस पीरियड। तो आंसर इसी में छुपा हुआ है, आपको ढूंढना है बस। क्लियर है, 92 का 4 होगा, जल्दी बताइए। हाँ, लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वहां पे भी मेंशन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिपेंडेंट ये रहा ना, यहाँ भी मेंशन है, कई जगह हिंट है उसका, ये रहा जो आप कह रहे हो, मैं समझ गया। ऑक्सीजन डिपेंडेंट लार्ज लैंड आर्थ्रोपोड ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड, ये रहा, ठीक है ना, दोबारा वो दिखे ही नहीं। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे इस पैसेज के, कुछ नहीं है इनमें, ये तो सिंपल सिंपल है भाई। 93 देखिए, कहता है जो आज का टाइम है, जो आज का टाइम है, आज का तो 21% है 93 में। तो प्रेजेंट डे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल डू नॉट परमिट इनकरेज लार्ज बॉडी ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, क्यों नहीं परमिट करते भाई आज के टाइम में? क्योंकि उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उतना बड़ा उनका बॉडी साइज हो ही नहीं सकता, ये भी चीज इसके अंदर मेंशन है कि आज का जो प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन लेवल, वो क्यों नहीं परमिट करता है। ये देखो यहाँ मेंशन है, ये देखो ये रहा, सब चीज इसमें लिखी हुई मिलेगी, ये रहा। द बॉडीज ऑफ स्पाइडर वर एज लार्ज एज मेंस हेड, टुडेज ऑक्सीजन लेवल डू नॉट परमिट सच फिजियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि स्मॉलर आर्थ्रोपोड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द लोअर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंडीशन, तो आज के टाइम में फिजियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल उतना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए आंसर विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 93 देखिए ध्यान से, प्रेजेंट डे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल डू नॉट परमिट इनकरेज लार्ज बॉडी ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फंक्शन रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है 93 में क्यों 2 आया, जल्दी बताओ भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है, पहले इसी को पकड़ के तोड़ना है दोस्तों, यही ट्रिक है। ये सब बच्चों को नहीं पता, अभी एक आधे घंटे की क्लास लेंगे हम, कल ले चाहे परसों लेगी, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 में क्या कहता है, एयर वाज हैवियर ड्यूरिंग, बताओ कब हैवी थी एयर, कौन से पीरियड में हैवी थी? अरे भैया ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तभी तो हैवी रहेगी, कब थी? कार्बोनिफेरस में, देखो मेंशन भी है इसमें, देखो ध्यान से। एक बात और ध्यान रखना, मॉइस्ट एयर इज मोर डेंसर, ठीक है, देन ड्राई एयर। देखो ये क्या मेंशन है यहाँ पे, द वार्म एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड विद हाई ऑक्सीजन लेवल, तो हैवी रहा ना उस समय पे 40% हाइयर, gave way to cooler and drier Permian period, ठीक है। तो उस समय हैवी रहा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको कि कब ऐसा हुआ, ठीक है, कि कब ऐसा हुआ है। तो आपका जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसमें ऐसा हुआ है, ठीक है। और ऊपर मेंशन भी है,
ये देखो, यहाँ मेंशन भी है, द हाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिपेंडेंट आर्थ्रोपोड ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड। हाई ऑक्सीजन और हैवी एयर उस समय ही रही है आपकी। ऊपर तो मेंशनिंग नहीं है, ठीक है, ऊपर मेंशनिंग उतनी नहीं है, नीचे ही मेंशनिंग है कार्बोनिफेरस के बारे में, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर आ गया मेरा 94 क्वेश्चन का कि भाई कार्बोनिफेरस पीरियड वो था जब मेरी एयर जो हैवियर थी। सो एयर वाज हैवियर ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। क्लियर है सबको? 94 जल्दी बताइए, जल्दी बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। कहता है लार्ज बॉडी लैंड आर्थ्रोपोड गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट तो अर्थ को ही कहते हैं। क्यों हुआ था ऐसा? देखो उसमें मेंशन भी किया है कि लार्ज बॉडी आर्थ्रोपोड क्यों एक्सटिंक्ट हुए थे। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में मेंशन है, ये देखो, द हाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिपेंडेंट लार्ज लैंड आर्थ्रोपोड ऑफ द कार्बोनिफेरस वर नेवर बीन सीन अगेन। राइट, क्यों? बिकॉज ऑफ द लोअर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंडीशन। तो वो इसलिए चले गए क्योंकि ऑक्सीजन आपकी डे बाय डे कम हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम रह गया, इसीलिए वो दोबारा दिखाई नहीं दिया हमें। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जाएगा तो लार्ज साइज रहेगा ही नहीं बॉडी का उनका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। तो 95 और सिंपल था। 95 में तो सीधा आप कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, लार्ज बॉडी लैंड आर्थ्रोपोड गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, क्योंकि इस पे वाटर मिलता है आपका, बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। तो इसमें कुछ था क्या पैसेज में? मुझे बताओ, इससे इजी क्या हो सकता है? मतलब व्हाई कांट यू टेक 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन दिस पैसेज? ये 20 मार्क्स जो है ना, यही रास्ता खोलते हैं, क्योंकि जो बच्चा इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करेगा और भाग दौड़ में अटेम्प्ट करेगा, वो इसको आता आता भी गलत करेगा। क्लियर है 95 तक? जल्दी बताओ, एक पैसेज और आपके नाम, जल्दी बताओ भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है कि नहीं? बताओ 95 तक जल्दी से बोलो, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अगले पैसेज में आप और खुश नसीब थे, आपने नेचुरल हैजार्ड अच्छे से पढ़ा हुआ है और नेचुरल हैजार्ड से ही ये आ गया। ठीक है, ये नेचुरल हैजार्ड से भी आ गया, देखो ध्यान से, देखो। और ये तो इतना आसान पैसेज था, इतना छोटा पैसेज है, मतलब इसको मैं 5 मिनट से भी कम समय में पढ़ सकता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 96 टू 100। पर इस पैसेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनके आंसर शायद इसमें ना हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। Earthquake are a series of vibration and shock wave induced by the movement of long fault, landslide, and uh, other triggering mechanism. A single earthquake may release energy equivalent to hundreds and thousands of nuclear blasts and may cost billions of rupees of damage, not to mention toll in human suffering. ये तो पता ही है। The energy released by the earthquake, the magnitude is measured on the Richter scale। ये तो पता ही है आपको, रिक्टर स्केल होता है, एक मरकॉली होता है, ठीक है, जो रिक्टर स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है ना। तो उसके बाद जो मरकॉली स्केल होता है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है। In a city X, an earthquake 8.5 on Richter scale caused significant havoc. The total economic loss was estimated to be around 20,000 crore, and about 2,000 individuals were affected severely, 500 extremely, and there were 50 casualties counted. The portion of economic loss for building was 75%, and rest was on livestock. Based on the above, ये क्वेश्चन हमें बताने हैं। अब यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है पैसेज जो दिया है, अब क्वेश्चंस आपसे पुट करने स्टार्ट होंगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो हाइपोथेटिकल हो। जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा आपसे, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, वो तो आपको आना चाहिए था कायदे से, जिन्होंने गलत किया उनकी गलती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछता है? द मेजर ऑफ 8.5 ऑन रिक्टर स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ विच डाटा। अब जब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया होगा मैडम ने, तो टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ाया होगा कि डिस्क्रीट है, कि कंटिन्यूअस है, कैटेगोरियल है, रेशो है। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस टाइप का डाटा है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये 8.5 लिखा हुआ है भाई, ये लॉगरिथमिक स्केल पे है। ठीक है ना, और ये कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है आपका, और इसमें कोई गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 8.5 ऑन द रिक्टर स्केल इज कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है ये बात सबको? ये कैटेगोरियल या डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि इसको आप कंटिन्यूअसली मेजर कर रहे हैं वहां पे।
तो ये कंटिन्यूअस है। बहुत से बच्चों ने इसको डिस्क्रीट मार दिया। ये ऐसे नहीं होता है कि आज मेजर कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर मेजर करेंगे। ये लगातार मेजर हो रहा है भाई डाटा, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो ये कंटिन्यूअस डाटा हो गया, एक क्वेश्चन तो ये गया जो 96 है। अगले पे चलते हैं। कुछ हाइपोथेटिकल भी क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पे। देखो जैसे ये क्रिएट किया है इन्होंने। इन्होंने क्या कहा कि इफ इकोनॉमिक लॉस ई, इकोनॉमिक लॉ इफ, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 97 में? इन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक लॉस को हमने कह दिया ई लॉस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीनियरिटी विद बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्डिंग में कितना लॉस हुआ, लाइफ स्टॉक में कितना लॉस हुआ। ठीक है, मतलब कहने का है कि इकोनॉमिक लॉस, पैसे का नुकसान दो तरह से हो सकता है। तो आपका घर मकान टूट जाए, या फिर जो आपका लाइफ स्टॉक है, पशु वशु है, जो भी सामान है, वो लॉस हो। तो बिल्डिंग लॉस को बी लॉस से इंडिकेट किया और लाइफ स्टॉक लॉस को एल लॉस से इंडिकेट किया। तो अब ये क्या कह रहा है कि आप ये बताइए हमें कि लॉजिक कौन सा लॉजिक है। अब क्या है कि आप अगर ये देखो, इसके अंदर क्या है, जो ई लॉस लिखा, हमने ये लिखा ई लॉस मतलब इकोनॉमिक लॉस इज इक्वल टू बिल्डिंग लॉस प्लस लाइफ स्टॉक लॉस, और उसके साथ में एक टर्म और लिखी हुई एरर, कि मतलब कुछ एरर भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे दो से ज्यादा टर्म हो गई, और जब भी ऐसा होता है कि दो से ज्यादा टर्म पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एमएलआर। ठीक है, या मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं उसको, अगर आपको याद आ रहा हो स्टैटिस्टिक्स में, है ना। हाँ, तो सीरीज ऑफ हो रहा है। तो देन दिस रिलेशनशिप कैन बी मॉडल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिग्रेशन। तो कौन सा मॉडल इसमें लगाएंगे? अगर दो दो तो है नहीं, वरना बाइनरी हो जाता, सिंपल होता अगर एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है एक्स और वाई। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि दो क्वांटिटी से ज्यादा है। एक बी लॉस, बिल्डिंग लॉस कितना हुआ, एक एल लॉस, लाइफ स्टॉक लॉस कितना हुआ, और साथ में एक तीसरा एरर। तो इसीलिए इसको बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आपका लगने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा आ जाता है कि आपको वहां पे ना मिले। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको मतलब स्टैटिस्टिक्स की तर्ज पे पूछा गया है क्वेश्चन, देखा जाए तो। 98 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू बिल्डिंग डैमेज एंड लाइफ स्टॉक। तो भैया ये तो, इसमें तो आंख बंद करके कि मुझे इकोनॉमिक लॉस को दिखाना है कि कितना बिल्डिंग लॉस की वजह से हुआ है और कितना लाइफ स्टॉक लॉस की वजह से, तो पाई चार्ट के अलावा कोई चारा ही नहीं है। पाई चार्ट पे दिखाऊंगा कितना परसेंट इससे हुआ, कितना परसेंट उससे हुआ, तो सिंपल खत्म हो गई कहानी। पाई चार्ट यूज करूंगा मैं, तो 98 विल बी 1। मैं पाई चार्ट यूज करूंगा, मतलब मान लो मैंने इकोनॉमिक लॉस का एक पाई चार्ट बना लिया ऐसे करके। जस्ट, मैंने इकोनॉमिक लॉस का एक पाई चार्ट बना लिया ऐसे करके, और मैंने उस पर दिखा दिया कि भाई मेरा जो है इकोनॉमिक लॉस, जस्ट मिनट, जो मेरा बिल्डिंग डैमेज है उसकी वजह से इतना है, और जो मेरा बाकी का है वो किसकी वजह से है, लाइफ स्टॉक की वजह से। तो ये लाइफ स्टॉक वाला हो गया। इसमें तो पाई चार्ट सबसे बढ़िया माध्यम है। ठीक है, क्लियर है सबको 98 क्यों पाई चार्ट यूज किया? पाई चार्ट क्लियर है 98 में फर्स्ट क्यों लिया? जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है। ये तो बड़ा आसान था भाई। गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, अरे हिस्टोग्राम में कुछ नहीं होता है। हिस्टोग्राम में हम ऐसे दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भाई। हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसको आप हिस्टोग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? हिस्टोग्राम में तो हम ऐसे दिखाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है। रश्मि है क्या ये? क्लियर है? इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये नहीं दिखा सकते बेटा। अब इसमें तो आप दो कैटेगरी कैसे दिखाओगे? पाई चार्ट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर है टोटल में से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इकोनॉमिक लॉस दोनों का सम है। बिल्डिंग की वजह से कितना परसेंटेज इकोनॉमिक लॉस हुआ है, और लाइफ स्टॉक की वजह से, इसलिए लिया हमने।
पाई चार्ट हिस्टोग्राम में रेंज लेते हैं। कोमल को समझ में आया क्यों पाई चार्ट लिया? आपने एक्सेल पे इसका मतलब कभी हाथ नहीं चलाया, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा। पाई चार्ट तभी लेते हैं जब किसी चीज की हमें परसेंटेज दिखानी होती है आउट ऑफ टोटल। क्लियर है? उसने ऊपर मेंशन किया आपको कि 75% जो लॉस है वो बिल्डिंग की वजह से हुआ और 25% लाइफ स्टॉक की वजह से हुआ। कोमल को समझ में आ रहा है? पहले देखा करो ना। आया कोमल को समझ में? अरे डिग्री तो एक ही तो बात है। ठीक है, डिग्री में लेकिन नहीं लेते हैं, परसेंटेज ज्यादा सूटेबल है। डिग्री में नहीं लेते हैं, डिग्री में सर्कल के केस में लेते हैं, जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप लगाते हो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। वो पाई चार्ट नहीं होता, वो बेसिकली सर्कल होता है, कितना एंगल एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, चलो। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लेना। सर्कल में और पाई चार्ट में फर्क होता है, दिखते एक जैसे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। 99 क्वेश्चन देखते हैं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? द डाटा टाइप ऑफ फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल। मान लो अफेक्टेड इंडिविजुअल है कि कुछ पे तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है, सीवियरली इफेक्टेड है। ठीक है ना? कुछ एक्सट्रीमली इफेक्टेड है, कुछ को कैजुअलिटी है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आपने एक ऑर्डर में अरेंज किया ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, तो गुड बेटर बेस्ट जब करते थे इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा? तो ऑर्डिनल होगा, ऑर्डर दे दिया आपने उसको, गुड बेटर बेस्ट। कैजुअलिटी एक्सट्रीम एंड सिवियर। ठीक है, हल्की फुल्की चोट लगी, ठीक ठाक चोट लगी, बहुत ज्यादा चोट लगी। क्लियर है सबको? 99 का 4 क्यों हुआ? ऑर्डिनल डाटा हो गया ना। ऑर्डिनल डाटा हुआ कि नहीं हुआ? गुड बेटर बेस्ट जैसे आप देते हो, तो ऐसे ही ऑर्डिनल डाटा हो गया ये। ठीक है जी। आखिरी में आ जाइए, 100वां क्वेश्चन पकड़ लाइए और पेपर को समाप्त करवाइए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? क्या कहता है? इसका जवाब ऊपर ही छुपा हुआ था। ठीक है, अब देखो। इसका जवाब ऊपर छुपा हुआ था, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्या कहता है ये कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन करोड़? करोड़ में अगर मैं ध्यान दूं, तो लॉस ड्यू टू बिल्डिंग कितना हुआ और लाइफ स्टॉक कितना हुआ, करोड़ में बताना है मुझे। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं और करोड़ में बताते हैं। देखो, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको आपके सामने करके दिखाऊंगा। जो लोग सोचते हैं ना कि कहाँ से लाया, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। द टोटल इकोनॉमिक लॉस वाज एस्टिमेटेड अराउंड 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का लॉस था टोटल। ठीक है, अब अगर 20,000 करोड़ का टोटल लॉस है, तो उसमें से इकोनॉमिक लॉस बिल्डिंग की वजह से कितना था? 75%। 75% निकाल दो इसका, बिल्डिंग लॉस ये हो जाएगा बाय 100। कितना आ गया ये जी? कौन बताएगा? 150, एक और दो, 15,000 तो ये आ गया। किसका? बिल्डिंग वाले का। बिल्डिंग वाले का कितना आ गया? 15,000 आ गया, है ना? बिल्डिंग वाले का 15,000 आएगा, 75% निकाल दिया मैंने। और 20 में से 15,000 माइनस कर दूंगा, तो लाइफ स्टॉक का कितना आ जाएगा? 25%। निकाल भी सकते हो, जिसको ऐसे समझ ना आ रहा हो, तो 20,000 का 25% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 1/4, मतलब 5,000 करोड़ इसकी वजह से और 15,000 करोड़ उसकी वजह से। ये ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल 20 था, बिल्डिंग लॉस अगर इसका हो गया तो 5,000 आ जाएगा। ये आपका सिंपल परसेंटेज का एप्लीकेशन था, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 15,000 और 5,000, विच इज ऑप्शन नंबर 3। और आप हो गए पेपर से फ्री। क्लियर है सबको? 100 का क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर थर्ड क्यों आया? 15,000 और 5,000। ठीक है, तो भैया ये आपका पेपर डिस्कशन हो गया कंप्लीट विद ऑल द डिटेल। इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितने लॉजिक थे सब आपको बताएं। अब पढ़ते आप कितना है उसमें से, मैंने इसीलिए कहा था साथ साथ पढ़ते रहना। आज मेरे ख्याल से हम
13 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। 13 घंटे एक पेपर की एनालिसिस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। मैं बहुत जगह रहता हूँ, बैठता हूँ, ये मैंने आपको एक तरह से सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं दोबारा, जो थोड़े बहुत नए लगे पढ़ा दिए गए आपको दोबारा। तो इसको अच्छे से आप सोल्यूशन को पढ़ लेना। मेरा अपना मानना है कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट इसी से मिलेंगे। आपकी आप मैंने बता ही रखा है, चारों बुकलेट आप रिवाइज करो अच्छे से 2023 से लेके। मैंने आपको ये बोला है शायद बार बार, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कॉल एक मैं ले दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हमारा ये वाला काम तो खत्म ही हो गया। फाइनल कॉल क्या है, हमारे पास कुछ एजेंडा है। आप जितने टाइम से हमारे संग पढ़ रहे थे, पहला एजेंडा तो हमारा ये है कि हमें जो पेपर 1 है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करेक्ट करने हैं हर हाल में, इफ यू हैव टू टच अ जेआरएफ। और पेपर 2 में हमें 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 टच करने हैं, विच इज इजी टू डू। ये आपको एक जेआरएफ दे देगा। ये जनरल जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से वेरी करेगी, उसको मैं नहीं कह सकता, वो बहुत कम होता है। एलएस तो बहुत ही कम पे आता है। ये तो मैंने जेआरएफ की कट ऑफ आपको बताई है, क्योंकि उसमें मॉनेटरी बेनिफिट आपको फेलोशिप का है। दूसरा, मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपकी बुकलेट है, पहला टास्क तो ये होना चाहिए कि जो बुकलेट है आपकी 1 to 3 तो मैंडेटरी है, प्लस 4th अगर आप रिवाइज करा सकें, आपने ऑनलाइन लेक्चर लाइव किया हो, रिकॉर्ड से किया हो, कैसे भी किया हो। सेकंड चीज जो मैंने बताई थी, पेपर्स विद सॉल्यूशन, और उसमें मैंने एम्फेसाइज किया था 2023 जो हमने ये पेपर डिस्कस किया है जून से लेके आपको 2018 जून तक मैंडेटरी है। उसके अलावा सब्जेक्ट का अगर आप 17 to 12 भी करना चाहें, मोस्ट वेलकम है, पर ऐसा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी 17-12 की। कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये दो काम। फिर उसके अलावा जिन्होंने असाइनमेंट किए हैं, टेस्ट दिए हैं, असाइनमेंट किए हैं, वो आपकी वेल डीड आपके साथ होगी। ठीक है, बट ये ऊपर वाली जो दो चीजें हैं ना, और इस सोल्यूशन को पढ़ना, जो सोल्यूशन है उसको पढ़ना, वो बहुत जरूरी है। ये आपको मैंडेट जिताएंगे आखिरी में। मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, आपको जिताएगी क्या चीज दूसरों से, आप ये खुद फील करोगे। सो विद दिस हमारा 2023 का जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यू पीपल वुड हैव एंजॉयड इट। अब मैं एक छोटी क्लास आधे घंटे की करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो अभी आपके पास 2 दिन और हैं। एक छोटी क्लास करेंगे, मैं हाफ एन आवर की, मैं अनाउंस कर दूंगा, होपफुली कल करूं या परसों करूं। बस मैं उसमें यही बताता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। बाकी तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जितना प्रिपेयर आपने कर लिया उसको अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, एंड मोमेंट पे नया ना पढ़ें। जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। पेपर्स करें 2023 से 18 तक के, उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ें कि कैसे हुआ है। दैट विल मेक द स्टोरी परफेक्ट। सुमित सर ने जो पढ़ाया है उसको अटेंड करें, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। ठीक है, तो विद दिस हमारे ऑल 100 क्वेश्चन आर डन। जो हम लोगों ने कमिटमेंट आपको दी थी वो पूरी हो गई। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है आज तक के पेपर से, जो जून 2023 से लेके और जब तक इतिहास गवाह है जून 2012 तक की, कि आपको कुछ करवाया ना गया हो। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आखिरी में हम सब कुछ करा जाएंगे और कुछ दिन भी बचा जाएंगे। तो आपके पास अभी भी 2 से 3 दिन बचते हैं। ठीक है, तो आप उसको रिवीजन में यूज करो, खुद को एक्टिवेट रखो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे इस टाइम पे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बड़े यूनिट्स जरूर रिवाइज करो। जिनका वेटेज 3-4 क्वेश्चन का है, वो यूनिट रिवाइज करे बिना मत जाओ। 2028 से 2023 से लेकर 18 तक के पेपर करे बिना मत जाओ, उनके सोल्यूशन पढ़े बिना मत जाओ। ये मूल मंत्र है। ज्यादा नहीं करना है, जो करा हुआ है उसको रिवाइज करना। ठीक है जी। With this, I will stop here. You will be having another class with Sumit sir. Thank you very much. Thanks for your patience. Thanks for being here. Take care. Good night. Keep working hard. You will surely going to get it. Good night.